अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपर डिवीजन क्लर्क का पेपर जो एफजीईआई की तरफ से कल 7 जून को कंडक्ट किया गया था। हमारे पास ओरिजिनल पेपर है, देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट पोर्शन आपका इंग्लिश का था। फर्स्ट क्वेश्चन इज एंटोनाइम ऑफ वर्ड स्नॉबिश। अब यहाँ पे स्नॉबिश लफ्ज की अगर हम मीनिंग देखें तो इट मीन्स कोई ऐसा शख्स जो जो बहुत ज्यादा खुद को सुपीरियर मानता हो और जो दूसरों को अपने आप से कम समझता हो, तो उसकी ये मीनिंग है। अब इसके जो एंटोनाइम्स हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस ब्लर हैं, क्लियर पिक्चर नहीं है, तो इसके एंटोनाइम या तो हो सकता है डाउन टू अर्थ, फ्रेंडली, हम्बल, मोडेस्ट या रिस्पेक्टफुल। ऐसे अगर कोई ऑप्शंस थे तो वो इसका आंसर होगा, क्योंकि हमारे पास क्लियर ऑप्शंस नहीं है। हम कुछ कह नहीं सकते इसका। आपको पता होगा कि क्या ऑप्शंस थे, उसके हिसाब से आप ये देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट इज वेलर इज ए और एन नाउन। वेलर जो है, इट मीन्स, वेलर की जो मीनिंग है, इट मीन्स इट रेफर्स टू करेज और ब्रेवरी, बहादुरी दिखाना। तो ये जो बहादुरी है, इसको ना तो हम देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं। तो ऐसे जो नाउन्स होते हैं, इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। द करेक्ट आंसर इज सी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Then next is identify the correct form of the possessive adjective in that is blank house. अब यहाँ पे क्या आएगा? That is my friend's house, my friend, my friends और mine friend. अब यहाँ पे आएगा that is my friend's house. D के ऊपर apostrophe आएगा. C is the correct answer here. That is my friend's house. Then next is he is interested blank learning Arabic. He is interested in learning Arabic. So B is the correct answer here. Then next is it is the word which shows the relation of a noun or pronoun to another word. कोई ऐसा लफ्ज जो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशनशिप शो करे दूसरे वर्ड के साथ, उसको प्रीपोजिशन कहा जाता है. So B, preposition is the correct answer here. Then next is which one is correct for sentence she said she was studying for her exam. बेसिकली यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट स्पीच दी हुई है, इसकी डायरेक्ट स्पीच बतानी है, तो इसकी डायरेक्ट स्पीच होगी she said I am studying for my exam. She said I am studying for my exam. A is the correct answer here. Then next is what blank you do yesterday. अब यहाँ पे क्योंकि ये yesterday की बात आ गई past tense है, तो इसमें हम did लगाएंगे. What did you do yesterday? So B is the correct answer. Next is Mrs. Maria blank her project very well. अब Mrs. Maria जो है, एक प्रेजेंट सिंपल टेंस बताया गया है कि मिसेस मारिया अपना प्रोजेक्ट अच्छे से करती हैं, तो यहाँ पे आएगा मिसेस मारिया डज हर प्रोजेक्ट वेरी वेल. सो सी इज द करेक्ट आंसर हियर. देन नेक्स्ट वही है विच मूड इज यूज्ड टू मेक ऑर्डर्स और रिक्वेस्ट. तो कौन सा मूड है इनमें से जो ऑर्डर या रिक्वेस्ट देने के लिए यूज होता है? वो है आपका इम्परेटिव मूड. सी इज द करेक्ट आंसर. Then next is identify the voice of the sentence. The IT department has fixed the issue. अब ये जो सेंटेंस है, ये बेसिकली एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, तो उसका आंसर होगा एक्टिव वॉइस. ए इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 11, शी स्पीक्स इंग्लिश ब्लैंक. अब यहाँ पे वर्ब किस फॉर्म में आएगा? शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली. बी विल बी द करेक्ट आंसर हेयर. देन चूज द अपोजिट ऑफ एलिविएट. एलिविएट लफ्ज की जो मीनिंग है, इट मीन्स के किसी चीज को कम करना, कोई डिफिकल्टी है उसको कम करना, किसी प्रॉब्लम को कम करना या किसी पेन को कम करना. तो जो रिड्यूस है, ईज है और रिलीव है, ये इसके साइनोनिम्स हो जाएंगे. जबकि किसी चीज को खराब कर देना, बढ़ा देना, टू मेक समथिंग वर्स, ये इसका अपोजिट हो जाएगा. तो एलिवेट का अपोजिट होगा वर्सन. बी विल बी इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 13, दे मीट हिम लास्ट ईयर. अब यहाँ पे बताना है कि मीट की हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे. लास्ट ईयर की बात है, पास्ट टेंस की बात है, तो यहाँ पे हम सिंपल पास्ट लगाएंगे. दे मेट हिम लास्ट ईयर. डी विल बी द करेक्ट आंसर हेयर. ओके. देन नेक्स्ट वही है पोर्शन ऑफ कंप्यूटर साइंस. क्वेश्चन नंबर 14, एन एरे इज विच स्ट्रक्चर. एरे जो है वो कौन सी स्ट्रक्चर है? बेसिकली एरे जो है वो
किसी भी डेटा को स्टोर या ऑर्गेनाइज करने में काम आता है। तो ये हो जाएगा आपका, इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर। सी इज द करेक्ट आंसर। Then next we have what is primary function of an operating system kernel? Operating system kernel का primary function क्या है? इसका जो primary function है basically to manage hardware and software resources. ये क्या करता है? Hardware and software resources को manage करता है. So B is the correct answer here. Then next is which of the following is not a characteristic of object oriented programming? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो इनमें से एक इनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है। ये सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जबकि जो कंपाइलेशन है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सो सी इज द करेक्ट आंसर हियर। Then next is in network, what does DNS primarily do? DNS means domain name system. अब ये डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है? बेसिकली ये डोमेन नेम्स को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करता है। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। इट ट्रांसलेट डोमेन नेम्स इनटू आईपी एड्रेसेस. Then next is which logic gate outputs true only when inputs are different? जब इनपुट्स डिफरेंट हो तो कौन सा लॉजिक गेट जो है वो आउटपुट 1 देता है, ट्रू आउटपुट देता है? तो वो है XOR गेट, एक्सक्लूसिव OR गेट। ए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। देन नेक्स्ट इज which data structure uses LIFO principle? LIFO means last in first out. It means जो लास्ट वाला एलिमेंट हो सबसे पहले रिमूव भी उसको किया जाए। तो LIFO का जो सिस्टम है ये बेसिकली किस प्रिंसिपल पे है? ये है स्टैक प्रिंसिपल पे। सो बी इज द करेक्ट आंसर है। Then next we have what is the result of the binary addition 1011 plus 1101? अगर हम इनकी बाइनरी एडिशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11000। D is the correct answer here. Then next is which protocol is used for secure web communication? सिक्योर वेब कम्युनिकेशन के लिए जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है वो है HTTPS. C is the correct answer. It means hypertext transfer protocol secure. Then next we have which of the following is a volatile memory? A volatile memory means ऐसी टाइप मेमोरी की है जिसमें अगर तो हम पावर को टर्न ऑफ करें तो उसके पूरी की पूरी डेटा रिमूव हो जाए। तो रैम जो है बेसिकली रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी ये बेसिकली टेम्पररी काम करता है जब तक आपका कंप्यूटर खुला हुआ है। जब कंप्यूटर बंद हो जाएगा, पावर ऑफ हो जाएगा तो उसकी सारी डेटा रिमूव हो जाएगी। तो वॉलेटाइल मेमोरी हमारी कौन सी है? RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जबकि हार्ड डिस्क, SSD एंड रोम जो है ये आपके नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज हैं। Then next we have which of the following searching algorithm requires the data to be stored? इनमें से कौन सा सर्चिंग एल्गोरिथम है जो कि जिसमें डेटा को सॉर्ट करना होता है? which requires data to be sorted? तो वो बाइनरी सर्च होता है। बी बाइनरी सर्च में ये सिर्फ तभी काम करता है जब आपका डेटा सॉर्टेड हो, ऑर्डर में हो। ओके, देन नेक्स्ट इज व्हाट इज द ग्रिड साइज ऑफ अ के मैप फॉर 3 वेरिएबल्स? तो के मैप की 3 वेरिएबल्स के साथ जो ग्रिड साइज होगी वो हो जाएगी 2x4। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राफिक सॉल्यूशन फॉर प्रोसेसर? अगर हम ग्राफिक सॉल्यूशन फॉर प्रोसेसर की बात करें तो ना तो वो वर्ड आर्ट है, ना वो क्लिप आर्ट है, ना ही वो ड्रॉप कैप है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव सम क्वेश्चंस फ्रॉम मैथमेटिक्स सेक्शन. So first is roots of the question are of the equation. ये इक्वेशन आपको दी हुई है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके अगर हम रूट्स निकालेंगे तो इसके रूट्स क्या होंगे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से अगर हम कॉमन निकालेंगे x को तो पीछे बचेगा x माइनस 3, माइनस 2 को कॉमन निकालेंगे तो पीछे बचेगा x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0।
अब एक हो जाएगा आपका x माइनस 3, दूसरा हो जाएगा आपका x माइनस 2। तो इसमें x की वैल्यू आपकी 3 आएगी, इसमें 2 आएगी। तो रूट्स हमारे क्या निकले? 2 एंड 3। So A is the correct answer here. Then next we have the area of triangle with base 10 centimeter and height 12 centimeter. अब यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल की बेस बताई हुई है और हाइट बताई हुई है, हमें एरिया बताना है। तो बेस हमारे पास क्या है? बेस इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। हाइट क्या है हमारे पास? हाइट इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला यूज होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा 1/2। बेस हमारे पास क्या है? 10 सेंटीमीटर इंटू हाइट हमारे पास क्या है? 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 12। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ए 60 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द करेक्ट आंसर हेयर। ओके, नेक्स्ट we have the midpoint of points 2, 4 and 6, 8। हमें दो पॉइंट्स दी हुई हैं, बेसिकली इनका हमें मिड पॉइंट निकालना है। तो अगर तो हम देखें कि ये 2 हमारा क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा, जबकि ये 6 हमारा क्या हो जाएगा? x2 हो जाएगा। और y1 हमारा हो जाएगा 4 एंड y2 हमारा हो जाएगा 8। तो मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं वो होगा हमारा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। x1 क्या है हमारे पास? 2। x2 क्या है हमारे पास? 6। तो 2 प्लस 6 8/2 हो जाएगा। एंड y1 4, y2 8, 8 प्लस 4 हमारा हो जाएगा 12/2। तो 8/2 हो जाएगा हमारे पास 4 एंड 12/2 हो जाएगा हमारा 6। तो हमारे जो पॉइंट्स निकले वो 4 एंड 6। सो करेक्ट आंसर विल बी सी, 4 एंड 6। ओके, okay, next we have question number 29. So let's check it. Question number 29 में हमें tan थीटा दिया हुआ है। tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/4। तो sin थीटा क्या होगा? अब अगर हम tan थीटा को देखें बेसिकली, तो tan थीटा क्या होता है हमारा? ये होता है अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो और जो साइन थीटा है जो हमें निकालना है, बेसिकली साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट तो हमें दिया हुआ है, टेन थीटा हमें बताया हुआ है 3/4। इट मींस अपोजिट क्या है हमारा? 3 है अपोजिट की वैल्यू। अब हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज हम पाइथागोरस यूज करके निकालेंगे। हम जो है अपोजिट का स्क्वायर प्लस जो है इसका एडजेसेंट का स्क्वायर का सम और उसको अंडर रूट निकालेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 16। 9 प्लस 16 का अंडर रूट हो जाएगा आपका 9 प्लस 16 हो जाएगा आपका 25। 25 का अंडर रूट आ जाएगा 5। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आया? 5। तो हम अब निकालेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट की वैल्यू थी 3 हमारे पास, और ये हमारे पास क्या आ गया? 5 आ गया। तो ये हो जाएगा 3/5। सो 3/5 इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में, क्योंकि ये थोड़ा ब्लर है, तो यहाँ पे 3/5 है जो कि इसका आंसर है। ओके, देन नेक्स्ट वो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमें यहाँ पे बोर्ड मास या डीएमएस रूल अप्लाई करना है। सॉल्व यूजिंग डीएमएस 6 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 2, इसको हमें सॉल्व करना है डीएमएस रूल के थ्रू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 12 माइनस 2। तो अब 6 प्लस 12 अगर हम करेंगे तो 18। 18 माइनस 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। सो 16 इज द करेक्ट आंसर हेयर, जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन डी, 16 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ओके, नेक्स्ट इज कंप्लीट दी सीरीज। अब यहाँ पे आपको सीरीज दी हुई है और इसमें बताना है कि अब आगे का नंबर क्या आएगा। तो अगर हम इस सीरीज को गौर से देखें तो 1,1 2 6 24 120, इसके बाद क्या आएगा? तो अगर हम इसको गौर से देखें तो ये बेसिकली हमें क्या दिए हुए हैं? फैक्टोरियल्स दिए हुए हैं। अगर हम 0 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 0 इंटू 1 विल बी इक्वल्स टू 1।
अगर हम 1 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 1 इंटू 1 विल बी इक्वल्स टू 1। 2 का फैक्टोरियल अगर हम निकालेंगे तो 2 इंटू 1 इट विल बी इक्वल्स टू 2। अगर हम 3 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। देन अगर हम 4 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो वो आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आंसर आएगा आपका 24। देन अगर हम 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपका आ जाएगा 120। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या आना चाहिए, 6 का फैक्टोरियल आना चाहिए। इट मीन्स 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 720। So B 720 is the correct answer here. Okay. Then next we have question number 32. A father is 30 years older than his son. If son's current age is 12 years, what will be the father's age 5 years from now? So यहाँ पे कहा जा रहा है कि फादर की एज क्या है, फादर की एज है 30 years. ओके, और ये जो है फादर की एज 30 इयर्स ओल्डर है सन से, और सन की एज क्या है, सन की एज है आपकी 12 इयर्स। तो फादर की एज सन की एज से 30 इयर्स ओल्डर है। इट मीन्स अभी जो आपके फादर की एज हो जाएगी वो हो जाएगी 30 प्लस 12। 30 प्लस 12 मीन्स ये हो जाएगा 42 ईयर्स। तो अभी फादर की एज क्या है, सन की एज से 30 साल ज्यादा है। सन की एज 12 साल है, फादर की एज में इसमें 30 ऐड कर दे तो करंट फादर की एज क्या है, 42 ईयर्स। अब पूछा जा रहा है कि 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ एज क्या होगी, तो 42 प्लस 5 विल बी इक्वल टू 47। तो 5 सालों के बाद फादर की एज क्या हो जाएगी, 47 ईयर्स। Then next we have question 33, a triangle with two equal sides. ऐसा triangle जिसकी दो sides length में equal हो उसको कहते हैं isosceles triangle. So D is the correct answer here. Okay, so question number 34. Okay, so just wait. यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि क्यूबॉइड की सरफेस एरिया मालूम करें। अगर तो लेंथ 6 सेंटीमीटर है, लेंथ इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, विड्थ आपको दी हुई है 4 सेंटीमीटर, हाइट आपको दी हुई है 3 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, आपका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सरफेस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला है हमारे पास वो है 2 इंटू एल डब्ल्यू प्लस एल एच प्लस डब्ल्यू एच। तो अगर हम एल डब्ल्यू फाइंड आउट करें तो एल डब्ल्यू क्या हो जाएगा, लेंथ क्या है 6 इंटू 4, तो ये आ जाएगा आपका 24। देन अगर हम एल एच को देखें तो एल इज इक्वल टू 6 इंटू एच क्या है 3, ये हो जाएगा 18। देन अगर हम डब्ल्यू एच को देखें तो डब्ल्यू है 4 इंटू एच है 3, तो ये हो जाएगा आपका 12। 24, 18 एंड 12, तो 2 इंटू 24 प्लस 18 प्लस 12, दिस इज 18। ओके, तो 24 प्लस 18 प्लस 12 हमारे पास आ जाएगा 54। 54 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 108। ठीक है, 108। और यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हम सरफेस एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो यूनिट इसमें हमारा क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा हमारा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, इसको अक्सर कैंडिडेट्स ने टिक कर दिया होगा, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए यूज होता है, सरफेस एरिया के लिए यूज नहीं होता। ओके, okay, then next we have question number 35. A dice is rolled twice. What is the probability that the sum is greater than 9? तो अब ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसकी जो कैलकुलेशन है थोड़ी लेंदी हो जाएगी, तो उसको मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर रही, लेकिन इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, वो हो जाएगा, अगर आप कैलकुलेशन करोगे पूरी तो आंसर आपका आएगा 1/6। सो ए इज द करेक्ट आंसर है। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव अनदर पोर्शन ऑफ जनरल नॉलेज। Question number 36. पाकिस्तान ज्वाइंड सार्क इन विच कंट्री? पाकिस्तान ने सार्क कब ज्वाइन किया? पाकिस्तान ने सार्क को ज्वाइन किया था 1985 में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ पाकिस्तान चाइना बाउंड्री। अब पाकिस्तान चाइना बाउंड्री की लेंथ जो मोस्टली बुक्स में जो साइटेड है अप्रोक्सीमेटली वो 523 किलोमीटर बताई जाती है।
तो यहाँ पे 523 तो है नहीं, तो उससे क्लोजेस्ट हमारे पास 596 है, तो हम उसी को कंसीडर करेंगे करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। ये तो हम सबको पता है कि लॉन्गेस्ट रिवर पाकिस्तान की इंडस रिवर है, डी इज द करेक्ट आंसर। देन द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है, बी इज द करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट इज बाल्टोरो ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन द माउंटेन रेंज। अब बाल्टोरो ग्लेशियर जो है वो कराकोरम माउंटेन रेंज में सिचुएटेड है, सो ए कराकोरम इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज वार्साव पैक्ट वाज साइंड इन विच ईयर। वार्साव पैक्ट जो है वो 1955 में साइन किया गया था, बी इज द करेक्ट आंसर है। देन व्हेन वाज सेकंड OIC समिट कॉन्फ्रेंस हेल्ड। सेकंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन समिट कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1974 में हुई थी, ए इज द करेक्ट आंसर है। Then next we have last portion of general science. Question number 43. Ornithology is the scientific study. Birds की scientific study को ornithology कहा जाता है। A यहाँ पे correct answer है आपका। Then next हमारे पास question है if the resistance of a wire is doubled. अगर हम किसी वायर की रेजिस्टेंस को डबल कर देते हैं तो करंट क्या होगा? अगर हम वोल्टेज को कांस्टेंट रख रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR। तो अगर हम यहाँ पे I को देखें तो I इज इक्वल्स टू V/R। अगर हम वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं तो करंट एंड रेजिस्टेंस का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर तो रेजिस्टेंस को डबल कर रहे हैं तो करंट आपका हाफ हो जाएगा, क्योंकि इनका आपस में क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है, तो आंसर हो जाएगा बी, इट बिकम्स हाफ। देन हमारे पास है अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉडी है जिसको वर्टिकली ऊपर की तरफ उछाला जा रहा है। सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जब वो बॉडी पहुंचेगी तो क्या होगा उस टाइम पे? क्योंकि सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे ऑब्जेक्ट जो है वो स्टॉप हो जाता है, तो वेलोसिटी उसकी जीरो होगी, लेकिन ग्रेविटी स्टिल प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगी। तो वेलोसिटी इज जीरो बट एक्सीलरेशन इज नॉन जीरो, बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट हमारे पास है विच एलिमेंट हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। अब यहाँ पे हमें जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन एंड एल्यूमिनियम, ये सारे हमारे पीरियड 3 में आते हैं। पीरियोडिक टेबल में थर्ड पीरियड में सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन क्लोरीन, देन एल्यूमिनियम। तो अगर हम इनकी सीक्वेंस देखें तो पहले सोडियम आता है, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, लास्ट में क्लोरीन आता है। तो जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल के पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब हम बढ़ते हैं तो राइट वाला जो एटम होता है उसका एटॉमिक रेडियस सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पे सबसे राइट में क्या चीज प्रेजेंट है? क्लोरीन प्रेजेंट है, तो क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस इन सब के कंपेरिजन में स्मॉलेस्ट होगा, सो सी इज द करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट इज विच ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी। हमारी बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स जिनको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है वो बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। ये क्या करते हैं? इम्यून सिस्टम डिफेंस को बनाते हैं। तो द ब्लड सेल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी आर वाइट ब्लड सेल्स, सी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट हमारे पास है वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। वाटर क्या है? वाटर कंपाउंड है, वाटर सॉल्यूशन नहीं है, वाटर एलिमेंट नहीं है, वाटर मिक्सचर नहीं है, वाटर इज अ कंपाउंड, ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज विच फोर्स कीप्स प्लैनेट्स इन ऑर्बिट अराउंड द सन। सन के सराउंडिंग में जो प्लैनेट्स कंटिन्यूसली ऑर्बिट कर रहे हैं तो किस फोर्स की वजह से वो कर रहे हैं? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग। हमारी बॉडी का जो कलर्ड पार्ट है आइरिस, वो क्या करता है? वो प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है, कितनी लाइट अंदर जानी चाहिए, कितनी लाइट नहीं जानी चाहिए, वो उसको एडजस्ट करता है। जो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल कौन करता है? आइरिस करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। थैंक यू वेरी मच। अगर तो आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं। अपनी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर तो आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।